गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य खंड का तीसरा पाठ ऋतु वर्णन पढ़ेंगे। इस पाठ का आज हम पहला भाग पढ़ेंगे और इस पाठ के कवि हैं सेनापति। इन्होंने इस पाठ में 4 ऋतुओं का वर्णन किया है और उन 4 ऋतुओं में से 2 ऋतु हम आज पढ़ेंगे। उससे पहले कवि सेनापति का थोड़ा सा जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 1646 में हुआ था और अनूपवस्थी में हुआ था। कुछ विद्वानों के मत से इनका जन्म 1616 में हुआ था। ये जो अनूपवस्थी स्थान है, इसे विद्वानों का मानना है कि आज का अनूप शहर जो है वो यही अनूपवस्थी है जहाँ कवि सेनापति का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम गंगाधर दीक्षित था। ये रीतिकालीन कवि है। सेनापति इनका नाम था या इनकी उपाधि थी, इस बारे में अभी विद्वानों में मतभेद है। इन्होंने काव्य कल्पद्रुम और कवित रत्नाकर नामक 2 रचनाओं की रचना की है, जिसमें से काव्य कल्पद्रुम अभी प्राप्त नहीं है। केवल कवित रत्नाकर नामक पुस्तक ही इनकी कीर्ति पताका को हिंदी साहित्य में आज भी फहरा रही है। इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा के साधारण से साधारण शब्द भी इनकी कलम से निकलते ही एक सशक्त सैनिक की भांति प्रभावशाली बन जाते हैं। कवि सेनापति ने अलंकारिक और वर्णन शैली का प्रयोग करते हुए ऋतुओं का वर्णन किया है। ये कवित छंद बहुत पसंद करते थे, अर्थात इनका प्रिय छंद कवित है। अब हम जो पाठ पढ़ेंगे, इस पाठ में आज जो 2 ऋतुएं पढ़ेंगे वो है बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए हम पहला कवित पढ़ते हैं। बरन बरन तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लहियतु है। बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुन गहियतु है। आवे आस पास पुहुपन की सुबास, सोई सोने के सुगंध माज सने रहियतु है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, आवत बसंत ऋतु राज कहियतु है। आवत बसंत ऋतु राज कहियतु है। कवि सेनापति बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं, आप सभी जानते होंगे कि बसंत को ऋतुराज कहा जाता है, सभी ऋतुओं का राजा कहा जाता है। तो इन्होंने बसंत ऋतु को एक राजा का रूप दिया है और उस ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं, बरन बरन। बरन बरन मतलब विभिन्न रंगों के, अलग अलग रंगों के। बरन बोलते हैं वर्ण को, अर्थात रंग को। तो बरन बरन विभिन्न रंगों के। तरु का अर्थ होता है वृक्ष और फूले मतलब फूल खिल गए हैं, फूलों से लद गए हैं। उपवन बगीचे और वन मतलब जंगल। कवि सेनापति कहते हैं कि बसंत ऋतु एक राजा की भांति आ रही है या फिर ऋतुराज बसंत आ गया है। और ऋतुराज बसंत के आने पर उद्यानों में, उपवनों में और वनों में अनेक रंगों के रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए पेड़ दिखाई दे रहे हैं। और ये जो रंग बिरंगे फूल हैं, ये फूल क्या हैं? सोई चतुरंग संग दल लहियतु है। सोई मतलब वही, ये वही चतुरंग दल। चतुरंग दल का अर्थ होता है चतुरंगिनी सेना। चतुरंगिनी सेना, जिस सेना के 4 अंग होते हैं। चतुरंगिनी 4 अंगों वाली, जिसमें कि पैदल, घुड़सवार, रथ और हाथी। जिस सेना में ये चारों अंग होते हैं उसे चतुरंगिनी सेना कहा जाता है। तो कवि सेनापति कहते हैं कि वृक्षों पर, उपवन में, वन में जो वृक्षों पर रंग बिरंगे पुष्प लगे हुए हैं, ये पुष्प वही चतुरंगिनी सेना है। चतुरंग का अर्थ होता है चतुरंगिनी और दल मतलब सेना। ये वही चतुरंगिनी सेना है जिसे साथ लेकर, संग मतलब साथ और लहियतु लेकर, जिसे साथ लेकर ऋतुराज बसंत आ गए हैं। मैं फिर से बता देती हूँ कि बरन बरन तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लहियतु है। अर्थात बसंत ऋतु आने पर उद्यान और वनों में अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों से फूले हुए पेड़ ही राजा बसंत की या फिर ऋतुराज बसंत की चतुरंगिनी सेना के रूप में दिखाई दे रहे हैं। लहियतु लेकर आ रहा है, ऋतुराज बसंत रंग बिरंगे फूलों रूपी चतुरंगिनी सेना को लेकर आ गया है। बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल है। बंदी बोलते हैं चारण भाट को।
चारण भाट एक जाति होती थी पहले, जो कि राजाओं आदि की प्रशंसा में गीत गाया करती थी, राजाओं की स्तुति किया करती थी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं जिमी, जिमी मतलब जैसे, बोलत बोल रही है, बिरद वीर, वीरता के यश के गीत, कोकिल कोयल। तो कहते हैं कि बसंत ऋतु में कूकती हुई कोयल ऐसे लग रही है जैसे किसी राजा के चारण भाट उसकी वीरता के और यश के गीत गाया करते हैं। उसी प्रकार से बसंत ऋतु में कूकती कोयल ऐसे लग रही है कि ऋतुराज बसंत की यश कीर्ति गा रही है। गुंजत मधुप गान गुण गहियतु है, गुंजत गुंजन करते हुए, मधुप भंवरे, गान गीत, गुण गुण तो गुण गान, और गहियतु गा रहे हैं। गुंजन करते हुए भंवरे ऐसे लग रहे हैं कि मानो वे भी ऋतुराज बसंत के गुणगान गा रहे हैं। आवे आसपास पुहपन की सुबास सोई, आवे आ रही है, पुहपन बोलते हैं पुष्प को, सुबास बोलते हैं सुगंध को, सोई मतलब वह। कवि कहते हैं कि आसपास यानी वातावरण में, प्रकृति में आसपास पुष्पों की सुगंध आ रही है। हम जानते हैं कि बसंत ऋतु में वृक्षों पर, पौधों पर रंग बिरंगे सुगंधित फूल खिल जाते हैं और बसंती हवा जो है वो उन फूलों की खुशबू से भी भर जाती है। तो कवि कहते हैं कि बसंत के आगमन से आसपास के वातावरण में फूलों की सुगंध आ रही है, जो ऐसा एहसास करा रही है, जो ऐसा अनुभव करा रही है जैसे सोने के सुगंध माज सने रही तू है। सोने के सुगंध माज, माज मतलब मध्य में, बीच में, जैसे सोने में सुगंध हो। ये कहावत है, सोने में सुगंध होना या सोने पे सुहागा होना, अर्थात आनंद का दुगना हो जाना। सोना एक मूल्यवान धातु है और उसमें अगर सुहागा पड़ जाए, सुहागा एक सुगंधित पदार्थ है, तो सोना बहुत मूल्यवान है लेकिन उसमें सुगंध नहीं होती। सुहागा बहुत सस्ता है लेकिन उसकी सुगंध बहुत होती है। अगर सोना जो कि महंगा होते हुए भी सुगंधित नहीं है, उसमें सुहागा मिला दिया जाए तो सुहागा जो कि सुगंधित होते हुए भी महंगा नहीं है, तो सुहागे का भी मूल्य बढ़ जाएगा और सोने का भी और आनंद आ जाएगा यदि सोने में सुगंध भी हो जाए। तो यहाँ पर कवि यही कह रहे हैं कि आसपास पुष्पों की जो सुगंध आ रही है, ये सुगंध सोने की सुगंध के समान, अर्थात सोने में सुगंध वाली कहावत को सिद्ध कर रही है। कहने का तात्पर्य है कि वातावरण सोने में सुगंध के समान सुगंध से सना हुआ है, रचा हुआ है, और इसीलिए आनंद दुगना हो रहा है। शोभा को समाज, शोभा सौंदर्य, सौंदर्य से भरा हुआ समाज यानी प्रकृति। सेनापति सुख साज, सेनापति कवि का नाम आया है, और सुख साज मतलब सुख के साधन, सुख के सामान, सुख सज्जा आदि, सौंदर्य वगैरह। तो कवि कहते हैं कि आसपास का जो दृश्य है वो सौंदर्य के दृश्य से भरा हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जो दृश्य है, ये जो सौंदर्य है, ये ऋतुराज बसंत का सुख साधन का सामान है। और इसी को देखकर सब कह रहे हैं, आज सब क्या कह रहे हैं, आवत बसंत ऋतुराज, अब ऋतुराज बसंत आ गए हैं, कहियतु है कहते हैं। कवि कहते हैं कि सभी तरफ से जो तरह तरह के फूल खिले हुए हैं उनकी सुगंध से और प्राकृतिक सौंदर्य, यानी कि आसपास का वातावरण प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है और उसमें फूलों की सुगंध भी आ रही है। तो ये तो सोने पे सुगंध वाली कहावत को सिद्ध कर रही हैं। साथ ही आसपास जो शोभा के समूह दिखाई दे रहे हैं, जो शोभा के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, वो राजा के, ऋतुराज बसंत के सुख सज्जा के सामान की तरह दिखाई दे रहे हैं, और इन्हीं को देखकर सब कह रहे हैं कि ऋतुराज बसंत आ गए हैं। देखिए, राजा की जो तुलना, राजा का जो रूप दिया गया है बसंत को, वो इसलिए दिया गया है कि जब राजा कहीं जाता है तो वो अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर जाता है, उसके साथ इत्र, स्वर्ण, चारण भाट, संगीतकार, ये सब उसके साथ चलते हैं, सेना वगैरह सब चलती है। तो बसंत को भी राजा कह दिया गया है, जैसे कि जो रंग बिरंगे फूल हैं वो उसकी चतुरंगिनी सेना है, कोयल और ये भंवरे वगैरह ये उसके चारण भाट हैं, आसपास पुष्पों की सुगंध वो सुगंध है जो इत्र की होती है, और सोना यानी कि सरसों के खेत जिसमें सरसों के फूल खिले हुए हैं वो भी ऋतुराज बसंत का बहुत बड़ा सौंदर्य है। और जो आसपास प्रकृति सब तरफ बहुत सुसज्जित दिखाई देती है, सजी हुई दिखाई देती है, यही शोभा के दृश्य वो सामान है जो राजा अपने साथ लेकर चलता है। तो इस प्रकार से कवि ने बसंत को एक राजा का रूप दिया
किया है। इस पद्य की या फिर इस कवित्त की भाषा ब्रज भाषा है, कवित्त छंद है। इन्होंने वर्णन शैली का प्रयोग किया गया, अर्थात कि वर्णन किया है बसंत ऋतु का, परंतु अलंकारों का भी बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। तो आलंकारिक वर्णन शैली है, अलंकारों से भरी हुई वर्णन शैली है। वर्ण वर्ण के अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार मैं आपको बता देती हूँ, जब एक ही शब्द दो बार आता है और दोनों बार उसका अर्थ सेम होता है तो पुनरुक्ति प्रकाश होता है। उसी प्रकार से आपको अनुप्रास बहुत जगह दिखाई दे जाएगा। बिरद बीर कोकिल हैं, ब की आवृत्ति हो रही है। ऐसे ही गान गुण गहियत अगेन ग की आवृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार से आप अनुप्रास अलंकार आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसके अतिरिक्त बसंत को एक राजा का रूप दिया गया है तो रूपक अलंकार है। कोयल और भंवरे की तुलना चारण भाटों से की गई है तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो ये आपको इस पद की व्याख्या करनी है, इस कवित्त की व्याख्या करनी है। अब हम बात करते हैं अगले कवित्त की, जिस कवित्त में कवि सेनापति ने भीषण गर्मी का वर्णन किया है। बसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है, गर्मी नाम से ही व्याकुल कर देने वाली होती है, परंतु यहाँ कवि सेनापति ने भीषण गर्मी का वर्णन बारिश के समान शीतल किया है। ये बहुत मुश्किल है बच्चों कि गर्मी बहुत व्याकुल कर देने वाली ऋतु है, बारिश बहुत शीतलता प्रदान करने वाली ऋतु है, परंतु दो बिल्कुल विपरीत ऋतुओं का वर्णन एक ही कवित्त के माध्यम से कर देना बहुत बड़ी चतुराई है। तो इस प्रकार से अगला जो कविता है उसमें भीषण गर्मी का वर्णन है जो हम पढ़ते हैं। देखे चीती अंबर जले हैं चारी ओर छोर, तीन तरवर सब ही को रूप हर्यो है। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, सिरी घन छाह चाही बोई चित धर्यो है। देखो चतुराई सेनापति कविताई कीजू, ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है। ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है। ये जो कविता है इसमें कवि सेनापति ने भीषण गर्मी का वर्णन किया है, परंतु वो वर्णन बारिश के समान शीतल किया है। ऐसा इसलिए संभव हुआ है क्योंकि कवि सेनापति ने इस कवित्त में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। श्लेष अलंकार मैं आपको समझा देती हूँ। जब शब्द एक ही बार आता है परंतु उसके अर्थ अलग अलग रेफरेंस में, अलग अलग संदर्भ में अलग अलग हो जाते हैं, तो इस कवित्त में श्लेष अलंकार कूट कूट कर भरा हुआ है। हर पंक्ति आपको ऐसी दिखाई देगी जो कि दो दो अर्थ रखती होगी। तो इस पूरे कवित्त के दो अर्थ निकलेंगे। एक अर्थ निकलेगा ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में या ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए, और दूसरा अर्थ निकलेगा वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए। तो इस प्रकार से कवि ने श्लेष अलंकार का प्रयोग करते हुए ग्रीष्म और वर्षा इन दोनों ऋतुओं का वर्णन एक साथ कर दिया है। पहले हम पढ़ते हैं ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में। कवि कहते हैं, देखे चीती अंबर जले हैं चारी ओर छोर। देखे, देखो, जहाँ से भी देखो। चीती का अर्थ होता है धरती, अंबर आकाश, जले है मतलब जल रहे हैं, चारी ओर छोर चारों तरफ से। जहाँ से भी देखो धरती और अंबर चारों तरफ से इस भीषण गर्मी के कारण जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तिन, तिन मतलब इस गर्मी ने, गर्मी के लिए कहा गया है कि इसने, तिन का अर्थ होता है इसने, और यहाँ पर किसका वर्णन हो रहा है? ग्रीष्म ऋतु का। तो इसने मतलब ग्रीष्म ने। तरवर, तरवर का अर्थ होता है वृक्ष, बहुत सारे वृक्षों के समूह को तरुवर कहा गया है, तो तरवर। सब ही को मतलब सभी का, सब ही का। रूप हर्यो है, हर्यो है का अर्थ होता है हरण कर लेना, समाप्त कर देना। तो इस भीषण गर्मी से तो जहाँ से भी देखो धरती और आकाश चारों तरफ से जलते हुए दिखाई देते हैं, और इस भीषण गर्मी ने तो सभी वृक्षों का रूप हर लिया है, रूप समाप्त कर दिया है। अर्थात भीषण गर्मी के कारण सभी वृक्ष जो हैं वो एक जैसे हो गए, सूख कर एक जैसे हो गए हैं, और वृक्ष तो हरे भरे सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पर यह है कि सभी का रूप हर लिया है, अर्थात सभी वृक्षों का रूप हर के सबको एक जैसा बना दिया है। आगे कवि कहते हैं महाझर, महाझर का अर्थ यहाँ पर होगा ऊपर से लगातार बरसता हुआ ताप, तो बहुत तेज गर्मी। लागे ज्योति भादव की होती चले, ज्योति भादव की होती चले का अर्थ होगा, ज्योति मतलब चमक,
भादव, भादव बोलते हैं जंगल की आग को। महाझर अत्यधिक ताप, जो आकाश से अत्यधिक ताप बरसने लग रहा है, लग रहा है, आकाश से जो अत्यधिक ताप बरसने लग रहा है वो ऐसे लग रहा है जैसे ज्योति भादव की होती चले, जैसे जंगल में आग लगी हो और उसकी चमक पूरी धरती पर फैल रही हो। अर्थात कभी आपने भी देखा होगा, बहुत तेज जब धूप होती है तब हम जैसे ही अंदर से बाहर निकलते हैं हमारी आंखें चुंधियाकर बंद हो जाती हैं और हम कहते हैं कि इतनी तेज है कि हम धूप की तरफ देख भी नहीं पा रहे हैं। तो उसी प्रकार से कवि कह रहे हैं कि ऊपर से अत्यधिक ताप बरस रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में आग लगी हो और उसकी ज्योति, उसकी चमक दिखाई दे रही हो। जलद पवन, जलद का अर्थ होता है जलती हुई, पवन वायु, भीषण गर्मी से वायु भी जलती हुई प्रतीत हो रही है। जलती हुई वायु लू, लू को कहा जाता है। तो वायु भी लू का रूप धारण कर चुकी है और वो तन मतलब शरीर, जैसे ही वो शरीर को छू जाती है सेक मानो पर्यो है, ऐसा लगता है कि उस जलती हुई हवा ने शरीर को सेक दिया हो। आगे कवि कहते हैं दारुण तरनी तरे, दारुण लकड़ी की, तरनी मतलब दारुण यहाँ पे लकड़ी की नहीं होगा, मैं गलत बता गई हूँ आपको। दारुण का अर्थ होगा कष्ट देने वाला, तरनी मतलब सूर्य, सूर्य जो है वो बहुत कष्ट देने वाला हो चुका है, बहुत तेज तप रहा है, और तरे मतलब नीचे, और ऐसे कष्ट देने वाले सूर्य के नीचे जाते ही सब लोग इतना व्याकुल हो जाते हैं गर्मी से कि नदी सुख पावे, सभी लोग नदी में जाकर ही सुख प्राप्त करते हैं। भीषण गर्मी में कष्ट देने वाले सूर्य के नीचे जाते ही सभी लोग नदी में जाकर आनंद प्राप्त करते हैं। सीरी घन छाह, सीरी शीतल, घन घनी, शीतल और घनी छाया, चाही बोही, चाही बोही का अर्थ होता है चाहते हैं, हर किसी का मन चाहता है, चित्त का अर्थ होता है मन, धर्यो है धारण किया है, हर किसी के मन में एक ही इच्छा धारण हो गई है, हर किसी का मन एक ही चीज चाहता है। क्या चाहता है? सीरी घन छाह, शीतल और घनी छाया। इस भीषण गर्मी में तो सभी का मन एक ही चीज चाहता है, एक ही इच्छा को धारण रखता है कि कैसे भी करके शीतल घनी छाया मिल जाए। अब हम अगली 2 पंक्तियां बाद में पढ़ेंगे। पहले मैंने आपको बताया है इन 6 पंक्तियों का अर्थ ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में। अब हम इन्हीं 6 पंक्तियों को पढ़ेंगे वर्षा ऋतु के संदर्भ में। अभी आप थोड़ी देर के लिए ग्रीष्म ऋतु को भूल जाएंगे और सिर्फ वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए इस कविता को पढ़ेंगे। कवि कहते हैं, देखें छिती अंबर, जले हैं चारी ओर छोर। देखो, मैं जो अर्थ पहले बता चुकी हूँ वो अब नहीं बताऊंगी, अब मैं सिर्फ वही अर्थ बताऊंगी जहाँ पर बारिश का मीनिंग निकलता है या बारिश के लिए जो अर्थ इम्पोर्टेंट है। देखें छिती अंबर, जले हैं चारी ओर छोर। जले हैं का अर्थ होता है जल ही जल, कि धरती और आकाश को चारों तरफ से जहाँ से भी देखो चारों तरफ वर्षा ऋतु होने के कारण जल ही जल दिखाई दे रहा है। जले है, जल ही जल दिखाई दे रहा है। तिन तरवर, तिन मतलब इस वर्षा ने तो, तरवर वृक्ष सब ही को रूप हर्यो है, हर्यो है मतलब हरा भरा कर दिया है। इस वर्षा ने तो सभी का रूप हरा भरा कर दिया है, सभी वृक्षों को एक समान कर दिया है, अर्थात बारिश में सभी वृक्ष हरे हो जाते हैं। तो कवि कहते हैं कि इस बारिश ने तो सभी वृक्षों का रूप एक समान कर दिया है। महाझर, लगातार बरसती हुई बारिश। हम कई बार हम कहते हैं ना लगातार बारिश होती है कि आज तो सुबह से झड़ी लगी हुई है, तो महाझर मतलब लगातार झड़ी लग जाना, लगातार बारिश होना। महाझर लागे, लगातार बारिश हो रही है। ज्योति भादव की होती चले, ऐसा लगता है भादव, भादव एक बारिश का महीना है, भाद्रपद। तो कहते हैं कि लगातार होती बारिश ऐसे लग रहा है जैसे भादव का महीना चमक गया हो, अर्थात भादव का महीना आ गया हो। जलद, जलद मतलब बादलों की, जब बादल होते हैं तो हवा भी ठंडी होती है, तो यहाँ जलद पवन मतलब बादलों के कारण जो ठंडी पवन है, जो ठंडी हवा है, तो जलद बादलों, बादलों के लिए आया है। तन सेक मानो पर्यो है, सेक पड़ना प्रसन्नता मिलना। पवन जो है वो बादलों के कारण बहुत शीतल हो गई है और तन को छूते ही बहुत प्रसन्न कर रही है। दारुण, दारुण का अर्थ होता है लकड़ी, तरनी मतलब नाव, तरे तैरते हैं। कवि कहते हैं कि सभी लोग बारिश के महीने में लकड़ी की नाव लेकर
तैरते हैं। कहाँ पर? नदी में। नदी में लकड़ी की नाव लेकर तैरते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। और सभी का मन क्या चाहता है? सीरी घन छाह। सीरी मतलब शीतल, घन मतलब बादल, छाह का अर्थ होता है छाया। सभी का मन ये चाहता है कि शीतल बादलों की ये जो अच्छी सी छाया है, ये जो ठंडी घनी छाया है, ये छाया बनी रहे। हम फिर से ये 2 पंक्तियां बाद में पढ़ेंगे और हम फिर से यही पंक्तियां वापस पढ़ते हैं। पहले मैंने आपको केवल ग्रीष्म ऋतु के लिए बताया, फिर मैंने आपको इन पंक्तियों का अर्थ वर्षा ऋतु के लिए बताया। अब हम इन दोनों ही ऋतुओं को एक साथ लेकर चल रहे हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं कि देखें चिति अंबर जले हैं चारी ओर छोर, तीन तरवर सब ही को रूप हर्यो है। जहाँ से भी धरती और आकाश को देखें तो क्या हो रहा है? इस तरह से ताप बरस रहा है, इस तरह से भीषण गर्मी बरस रही है जैसे बारिश के महीने में चारों तरफ जल ही जल बरसता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात धरती और आकाश पे ऐसे ताप बरस रहा है जैसे बारिश के महीने में बारिश बरसती है। और इस गर्मी ने तो सभी वृक्षों का रूप हर के, सभी वृक्षों का रूप समाप्त करके इस प्रकार एक समान बना दिया है जैसे बारिश में सभी वृक्षों का रूप हरा होकर सभी वृक्ष एक जैसे दिखाई देते हैं। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। जिस लगातार आकाश से ऐसे ताप बरस रहा है जैसे भादव के महीने में लगातार बारिश बरसती है और तन को वायु छूकर ऐसे सेक जाती है जैसे वर्षा ऋतु में ठंडी वायु तन को सेक देती है, तन को प्रसन्नता प्रदान करती है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब। तो सभी लोग कष्ट देने वाले सूर्य के नीचे आते ही नदी में तैरकर ऐसे सुख प्राप्त कर रहे हैं जैसे बारिश के महीने में सभी लोग लकड़ी की नाव लेकर नदी में तैरकर आनंद प्राप्त करते हैं। और सभी का मन सीरी घन छाह चाही बोई चित्त धर्यो है। सभी का मन ऐसा कर रहा है कि ये ठंडी घनी छाया बनी रहे और ये ऐसे मन तभी करता है जब बारिश में सब चाहते हैं कि बादलों की ठंडी छाया बनी रहे। अब हम बात करते हैं अंतिम 2 पंक्तियों की। अंत में कवि सेनापति कहते हैं, देखो चतुराई, चतुराई कुशलता, चतुराई सेनापति कविताई कीजू, कविताई कविता, जू मतलब जिसने। कवि सेनापति कहते हैं अपनी कविता की प्रशंसा करते हुए कि सेनापति की कविता की चतुराई तो देखो, सेनापति की कविता कितनी चतुर है, या देखो चतुराई सेनापति कविताई की, सेनापति की कविता की चतुराई तो देखो। जू मतलब जिसने, ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है, जिसने विषम ग्रीष्म, विषम मतलब बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल ऑपोजिट जो ऋतु होती है, या कठोर, कठोर गर्मी का, भीषण गर्मी का वर्णन वर्षा की सम कर्यो है, बारिश के समान कर दिया है। तो मेरी कविता की चतुराई तो देखो कि जिसने भीषण गर्मी का वर्णन भी बारिश के समान शीतल कर दिया है, ताकि पाठकों को पढ़ने पर, या पाठक जब इस भीषण गर्मी के वर्णन को पढ़ें तो उनका मन व्याकुल ना हो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अलंकारों की। इस पंक्ति में देखिए, इसमें पहली बात तो इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, ये भी कवित छंद है। और यहाँ पर जो अलंकार हैं वो अनुप्रास अलंकार आप खुद देख सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो है श्लेष अलंकार का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया है। श्लेष अलंकार जहाँ पर शब्द एक ही बार आ रहा है लेकिन उसका अर्थ बार बार अलग अलग होता है। जैसे जले हैं, जले हैं के अंदर होता है, एक तरफ तो होता है जल रहे हैं और एक अर्थ होता है जल ही जल। और इसी प्रकार से हर्यो है के भी 2 अर्थ हो जाएंगे। हर्यो है मतलब हर लिया है और हर्यो है मतलब हरा भरा कर दिया है। और महाझर के अगेन 2 अर्थ हैं, एक तो लगातार बरसता हुआ ताप और एक बारिश। और भादव जंगल की आग और भाद्रपद का महीना। जलद अर्थात बादलों से, और जलद मतलब जलती हुई। तो इस प्रकार से जब एक ही शब्द के अर्थ अलग अलग हो रहे हैं तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। दारुण का अर्थ होता है कष्ट देने वाला, और सूर्य और उस तरणी का अर्थ होता है सूर्य। परंतु यहाँ पर दारुण का एक अर्थ और निकलता है। दारुण मतलब लकड़ी की और तरणी मतलब नाव। तरे मतलब नीचे और तरे मतलब तैरते हैं।
तो इस प्रकार से एक ही शब्द के अर्थ यहाँ पर अलग अलग हो रहे हैं। तो यहाँ एक तो श्लेष अलंकार है, आप अनुप्रास अलंकार भी देख सकते हैं, जगह जगह पर इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी किया है। तो इस कविता की जब आप व्याख्या करेंगे तो व्याख्या में पहले आप प्रसंग लिखेंगे कि इस कविता में कवि सेनापति ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है, परंतु उन्होंने श्लेष का प्रयोग करते हुए, श्लेष अलंकार का प्रयोग करते हुए ग्रीष्म ऋतु की भीषणता को वर्षा के समान शीतल बना दिया है। और फिर जब अर्थ लिखेंगे तब आप पहले हेडिंग डालेंगे ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में और पूरा अर्थ ऊपर की 6 लाइनों का ग्रीष्म ऋतु के अकॉर्डिंग करेंगे, और फिर आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे वर्षा ऋतु के अर्थ पक्ष में, और फिर वर्षा ऋतु का ऊपर की 6 लाइनों का वर्णन करेंगे, और अंत में आप पैराग्राफ बदलते हुए अंत की दोनों लाइनों का वर्णन करेंगे, व्याख्या करेंगे। अगर आप चाहें तो दोनों ही ग्रीष्म और वर्षा ऋतु का वर्णन एक समान भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर से लगातार बरसता हुआ ताप देखकर धरती और आकाश जहाँ से भी देखो जलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे बारिश के महीने में जहाँ से भी देखो वहाँ जल ही जल दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप अकेले भी एक साथ ही दोनों वर्णन कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो पहले एक वर्णन कीजिए और फिर दूसरा करेंगे। पहले ग्रीष्म का करेंगे क्योंकि एक्चुअली में इसमें मेन वर्णन तो ग्रीष्म ऋतु का किया है। अब हम बात करते हैं प्रश्न उत्तरों की। प्रश्न उत्तर जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने किस ऋतु को ऋतुराज कहा है? कवि सेनापति ने बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा है। दूसरा प्रश्न अभी हम छोड़ देंगे, वो दूसरे वीडियो में किया जाएगा। अब हम बात करते हैं अति लघुत्रात्मक तीसरे प्रश्न की। कविता में बंदीजन किसे कहा गया है? कविता में कोयल और भंवरे को बंदीजन कहा गया है। फिर है पांचवा प्रश्न, वापस देखिए वही है, ऊपर पहले वाले जैसा ही है पांचवा, कि ऋतु वर्णन में ऋतुराज किसे कहा गया है? ऋतु वर्णन में ऋतुराज बसंत ऋतु को कहा गया है। अब आपको छठा प्रश्न भी छोड़ देना है, और अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। सातवां प्रश्न, चतुरंग दल से सेनापति का क्या तात्पर्य है? तब हम लिखेंगे कि चतुरंग दल से सेनापति का तात्पर्य है चतुरंगिनी सेना। सेना के 4 अंग माने जाते हैं, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथियों की सेना और रथ पर सवार सेना। इन्हें चतुरंगिनी सेना कहते हैं। बसंत ऋतु के प्रसंग में चतुरंग दल से सेनापति का आशय है अनेक रंग बिरंगे फूलों से सुशोभित वृक्ष, जो कि ये रंग बिरंगी सेना दिखाई दे रहे हैं, और बसंत ऋतुराज की चतुरंगिनी सेना इनको कहा गया है। फिर हम बात करते हैं नवे प्रश्न की। 8वां भी हम सेकंड वीडियो के लिए छोड़ देंगे। नवा प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में बादल और हवा की क्या स्थिति हो गई है? ग्रीष्म ऋतु में बादल प्रचंड गर्मी के कारण बिल्कुल गायब हो चुके हैं, है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, और हवा जो है वो तेज गर्मी के कारण लू का झोंका बन चुकी है। हवा बिल्कुल गर्म होकर लू का रूप धारण कर चुकी है, और इसीलिए जैसे ही वो शरीर को छूती है मानो झुलसा जाती है। फिर हम बात करते हैं आपके निबंधात्मक प्रश्न में 10वां और 11वां आपको अगले वीडियो के लिए छोड़ना है। बात करते हैं 12वें प्रश्न की। बसंत ऋतु के सौंदर्य पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर आपको बसंत ऋतु का सौंदर्य वर्णन बिल्कुल सरल शब्दों में करना है। 13वां प्रश्न हम नहीं करेंगे क्योंकि हम व्याख्या सारे पदों की कर रहे हैं, तो हमको सेलेक्टेड 1-2 लाइनों की व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। काम बच्चों रोज का रोज करिएगा, क्योंकि आगे हमें सिर्फ याद करने का समय मिलेगा, इतना रिटर्न वर्क हम बाद में नहीं कर पाएंगे। तो आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपना काम लगातार कर रहे होंगे, और इस काम को आप करके मेरे नंबर पर मुझे सेंड करके एक बार दिखा सकते हैं। तो आप अपना काम जरूर कीजिएगा। बचा हुआ पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।